नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से, हालांकि सुगबुगाहट तो पहले से थी, लेकिन उसके बाद से जेडीयू और बीजेपी के संबंधों को लेकर लगातार एक दुविधा भ्रम की स्थिति थी कि क्या दोनों साथ रहना चाहते हैं या दोनों अलग होना चाहते हैं, एक अलग होना चाहता है या दूसरा अलग होना चाहता है। नीतीश कुमार को लेकर ये आशंका बराबर बनी रहती है कि वो कब पाला बदल लेंगे, किसी को पता नहीं है। और उनकी बातचीत, जिस तरह से उनका रवैया आरजेडी के प्रति बदला, जिस तरह से तेजस्वी यादव को उन्होंने महत्व देना शुरू किया, उनसे नज़दीकी बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद आशंका बीजेपी के नेताओं के मन में और ज़्यादा बढ़ गई। क्या बीजेपी फिर क्या करे, क्या संबंध तोड़ ले? ये बात 2020 के चुनाव के पहले भी थी, चुनाव के समय भी थी, चुनाव के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व से मेरा मतलब है कि विधायक, सांसद और उसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और नीचे का कार्यकर्ता तक, सबके मन में एक बात है कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार से छुटकारा पा लिया जाए। नीतीश कुमार के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहते। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी हाईकमान सुन क्यों नहीं रहा है, पार्टी हाईकमान उनकी बात मान क्यों रहा है। बार बार दिल्ली से ये संदेश आता है, नेता आते हैं, बोलकर जाते हैं कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए पटना, उन्होंने कहा 2024 में भी 7 चुनाव लड़ेंगे, 2025 में भी 7 चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बातें जब होती हैं तो पार्टी का, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो और ज़्यादा एक तरह से हताश और निराश हो जाता है। उसको लगता है कि हमारी जो इच्छा है, हमको जो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, वो हमारी बात सुनने के लिए पार्टी नेतृत्व तैयार नहीं है। और ये धारणा धीरे धीरे पुष्ट होती जा रही थी कि ये दिल्ली से तय हो रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ चलना है या नहीं। नीतीश कुमार के साथ चलने से नुकसान हो रहा हो तब भी चलना है। तो ऐसी क्या है मजबूरी बीजेपी की कि वो नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती। और नीतीश कुमार के साथ, उन नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी का साथ छोड़ने का अवसर तलाश रहे हैं, रोज़ अलग अलग मुद्दों पर, राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर लगातार बीजेपी के विरोध में स्टैंड ले रहे हैं। लगातार इस तरह के उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से बयान भड़काने वाले आ रहे हैं, उकसाने वाले आ रहे हैं, तो जवाबी बयान बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि 2 बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाकर बीजेपी के नेताओं से कहना पड़ा, समझाना पड़ा कि ये आपस में ये बयानबाजी का जो सिलसिला है, एक दूसरे पर हमले का, इसको बंद कीजिए। तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। और तमाम जो लोग नीतीश कुमार के राज को पिछले 2005 से 2022 के बीच में देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं, 1.5 साल का जो है वो पीरियड जो जीतन राम मांझी का था उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें भी सरकार एक तरह से उन्हीं की थी, नेता वही थे उस दौरान भी। और अब भी जो पिछले 4-5 सालों में माहौल बना है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके नेतृत्व की क्षमता, यानी गठबंधन को चलाने के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, पार्टी के नहीं, उसके अलावा सरकार चलाने की क्षमता, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सुनवाई नहीं है, स्थितियां खराब हो रही हैं। 15-17 साल राज करने के बाद भी उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। केवल जो पहले 5 साल में बिजली और कानून व्यवस्था और सड़क, इन 3 मुद्दों पर जो काम हुआ था, उसमें अब गिरावट ही आ रही है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। 17 साल का राज एक पार्टी का हो और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्तर पहले से गिरता जाए, स्थितियां और ख़राब होती जाएं, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो एकेडमिक ईयर है लगातार लेट हो रहा है, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखिए, स्वास्थ्य के मोर्चे पर इन 17 सालों में कितना कुछ किया जा सकता था, बिहार जैसे राज्य में नहीं हुआ। कृषि प्रधान राज्य है बिहार, लेकिन कृषि के क्षेत्र में, एग्रो इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। इन सब से निराशा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और आशा और उम्मीद है आरजेडी के कार्यकर्ताओं में। उनको लगता है कि बस हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं, कभी भी हमारी सरकार आ सकती है, इसलिए चुनाव के लिए वो ज़्यादा तैयार नज़र आते हैं। बीजेपी नज़र नहीं आती और जेडीयू तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती, चुनाव के लिए तैयार हो ऐसा दिखाई नहीं देता। तो 2024 का चुनाव क्या 2019 के चुनाव का रिपीट होगा? रिपीट से मेरा मतलब
केवल सीटों के बंटवारे तक की बात कर रहा हूँ। 2019 में भी नीतीश कुमार की पार्टी को जो सीटें मिली उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का था। अगर नीतीश कुमार को उतनी सीटें बीजेपी न देती, कम कर देती, तब भी बीजेपी गठबंधन मिलाकर उतनी ही सीटें जीतता, यानी 39, 40 में 39, 40 में से 39 सीटें गठबंधन जीता था। तो बीजेपी के लोगों का मानना था कि ये बेवजह का त्याग किया बीजेपी ने। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं कि अब हुआ क्या है। इस पूरे मुद्दे को बीजेपी के नेताओं में, बिहार के कार्यकर्ताओं में जो चिंता थी, जो हताशा, निराशा, उद्विग्नता, इस सब को शांत कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने। दौरे की वजह मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि जो 7 मोर्चे हैं, विभिन्न मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक हुई 2 दिन, और उससे पहले इन सभी नेताओं को भेजा गया बिहार की 243 में से 241 सीटों पर, और उनसे कहा गया कि 2 दिन वहाँ 2 रात वहाँ रुकेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से, स्थानीय लोगों से और उसके अलावा संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। और ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये बीजेपी ने नया मॉडल तैयार किया है, इसको नाम दिया है मैंने तेलंगाना मॉडल। तेलंगाना से इसकी शुरुआत हुई इस मॉडल की कि बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हों चाहे राज्य के, वो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ कम से कम 2 दिन रुकेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। केंद्र की योजनाओं के बारे में, अगर राज्य में सरकार है तो राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और फीडबैक लेंगे कि उसका असर क्या है, योजनाएं लागू हो रही नहीं हो रही हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब बात आती है हुआ क्या पटना में, जिसकी खबर अभी तक आपको कहीं शायद दिखी नहीं होगी। इस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, बाकी नेता भी बोले। उसके बाद बिहार बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठक हुई। उस बैठक में लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश हुई। ज़्यादातर लोगों ने जो भी बोले उन्होंने कहा कि हमको नीतीश कुमार से मुक्ति दिलाइए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि नीचे लोगों से बात करना मुश्किल हो रहा है, हमको जवाब देना मुश्किल हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। सब कुछ सुनते रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने जो लोग बैठे थे वहाँ, सांसद और विधायक, उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने सावरकर की किताब पढ़ी है, आप लोगों में से किसी ने? तो जाहिर है कि उसका क्या जवाब आया होगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सावरकर ने लिखा है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहली जो लड़ाई थी आज़ादी की, वो आंदोलन फेल इसलिए हुआ कि मंगल पांडे ने जल्दबाजी कर दी। जब तय था, जिस समय होना था ये विद्रोह, अगर उस निर्धारित समय पर हुआ होता तो 1857 में ही कामयाबी मिल गई होती। तो उन्होंने कहा हर चीज़ का एक समय होता है। अब मैं आपको एक अपनी ओर से उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए धैर्य का, समय का, तैयारी का असर क्या होता है। 1857 का उदाहरण आपके सामने है, इतिहास की किताबों में भरा पड़ा है। दूसरा उदाहरण है 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी, आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ने अप्रैल में ही बैठक बुलाई थी अपनी CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। उसके अलावा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, जिसमें थल सेना के अध्यक्ष थे उस समय जनरल मानिक शाह। उनसे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अभी अप्रैल में हमला हो और बांग्लादेश को मुक्त कराया जाए। मानिक शाह ने कहा कि ये नहीं हो सकता। बैठक ख़त्म हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनको रुकने को कहा तो मानिक शाह ने कहा, उनको लगा कि ये नाराज़ हो गई हैं, इस्तीफ़ा चाहती हैं। उन्होंने कहा मैं अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, लेकिन ये अभी युद्ध नहीं हो सकता। और उन्होंने कारण बताया कि क्या क्या वजह हैं, मौसम का कारण, बाढ़ का और लॉजिस्टिक्स का, तमाम तरह की समस्याएं बताएं कि इस समय अगर हम युद्ध में गए तो हमारे हारने की पूरी आशंका है। तो पूछा फिर कब? कहा दिसंबर में। और इतिहास गवाह है, दिसंबर में युद्ध हुआ और भारत को ऐसी निर्णायक विजय शायद ही किसी देश को दूसरे देश पर, दुश्मन देश पर मिली हो। तो ये होता है प्लानिंग का, तैयारी का
और अपनी रणनीति के हिसाब से देखिए दो चीज़ें होती हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे युद्ध हो, चाहे खेल हो। जब आप तैयारी के साथ जाते हैं आक्रामक मुद्रा में, तब नतीजा अलग आता है। जब अचानक आप पर हमला हो जाए, आपको डिफेंसिव होना पड़े, तब स्थिति अलग होती है। तो बीजेपी बिहार में ये परिस्थिति देख चुकी है। अचानक हमला हुआ, बिना तैयारी के बीजेपी को रक्षात्मक मोड में जाना पड़ा 2013 में। लोकसभा चुनाव में तो उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय मोदी का डंका बज रहा था, अब भी बज रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2015 का बीजेपी अकेली लड़ी और हार गई, बुरी तरह से हार गई। उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरी तरह से हारेगी। पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि इससे बेहतर स्थिति होगी। बहुत से लोगों का मानना था कि पार्टी की सरकार बनने जा रही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला महागठबंधन को और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। उस हार से बीजेपी ने बहुत सारे सबक सीखे हैं। उस चुनाव में अमित शाह होटल में रुके थे। उसके बाद ही उन्होंने तय किया कि पार्टी का अध्यक्ष जहां भी जिस राज्य में जाएगा, पार्टी के दफ्तर में रुकेगा। पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के दफ्तर में रुकेंगे जहां भी दौरे पर जाएंगे। दूसरा सबक लिया कि बाहर से आए नेताओं को स्थानीय नेताओं पर तरजीह नहीं देना चाहिए। उसका नुकसान होता है, आपका कैडर नाराज़ हो जाता है, कार्यकर्ता घर बैठ जाता है। तीसरा सबक, बिना तैयारी के सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। 2015 मजबूरी थी, लेकिन 2015 से बीजेपी ने ये देख लिया कि उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसकी ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या है। कमज़ोरी देखकर ये समझ में आ गया कि बीजेपी अभी तैयार नहीं है अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए बिहार में। और इस बात को अमित शाह जैसे रणनीतिकार से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो उन्होंने इस बात को 2015 के चुनाव नतीजे के बाद ही समझ लिया था। इसीलिए न चाहते हुए, स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद, अनिच्छा के बावजूद 2020 में समझौता हुआ, गठबंधन हुआ और चुनाव हुआ। और बीजेपी ने अपनी ताकत इस बीच में बढ़ाई, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि अब भी वो अकेले जाने की स्थिति में हो। तो अमित शाह ने अपने विधायकों और सांसदों से कहा, हर चीज़ का एक समय होता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा कौन चाहेगा पार्टी में कि पूरे देश में हर राज्य में बीजेपी की अकेले सरकार हो। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार में भी बीजेपी की अकेले सरकार हो, लेकिन उसका समय नहीं आया है। जब समय आएगा तब होगा। आज हमें नीतीश कुमार की ज़रूरत है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। गठबंधन नहीं तोड़ने का मतलब ही यही है कि अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है। बीजेपी को इस बीच तैयारी करनी है, वो अप्रैल से दिसंबर वाली बात जो जनरल मानिक शाह ने कही थी। वो तैयारी का समय बीजेपी को चाहिए कि जब वो अकेले लड़ने की स्थिति में हो। और उन्होंने विधायकों और सांसदों से कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में रिजल्ट लाकर दिखाइए, उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बीजेपी नीतीश कुमार से नाता नहीं तोड़ने जा रही है। नीतीश कुमार 2013 की तरह अपने तौर पर जो है पलटी मार जाएं, बदल जाएं और पाला बदल कर उधर चले जाएं तो बात अलग है। बीजेपी अपनी ओर से जेडीयू भाजपा गठबंधन को नहीं तोड़ेगी। और उनकी इस पूरी बातचीत के बाद जितने विधायक और सांसद थे, सब परम संतुष्ट हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनके मन की बात केंद्रीय नेतृत्व के मन में भी है, लेकिन उनकी रणनीति धैर्य के साथ और तैयारी के साथ आगे बढ़ने की है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर फिर से औंधे मुँह नहीं गिरना चाहते। इसलिए सरकार भी चली जाए और उसके बाद स्थिति भी खराब हो जाए तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए धैर्य और इंतज़ार, उसके साथ साथ तैयारी का ये जो नया मॉडल तैयार हुआ, ये जो तय हुआ कि सारे 243 विधान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाएगी, अपने संगठन की ताकत बढ़ाएगी। यही रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है। बीजेपी को अगर भविष्य में अकेले लड़ना है, बीजेपी को अगर भविष्य में जेडीयू से, नीतीश कुमार से छुटकारा पाना है।
केवल चाहने से, केवल नाराज़गी से और केवल इस बात से कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है इसलिए अलग हो जाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसका फ़ायदा अगर नीतीश कुमार से आज गठबंधन तोड़ दे बीजेपी, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा इस बात की आशंका है कि आरजेडी को मिलेगा। और बीजेपी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि आरजेडी की ताकत बढ़े। वो एक बार समझ चुकी है कि नीतीश कुमार ने साथ जाकर आरजेडी को रिवाइव कर दिया। अगर 2013 में नीतीश कुमार न गए होते आरजेडी के साथ, तो आरजेडी की स्थिति आज बहुजन समाज पार्टी जिस हालत में है, या कम से कम समाजवादी पार्टी जिस हालत में चली गई है उत्तर प्रदेश में, उस तरह की होती। लेकिन जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो परिस्थिति आज है उसी को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी पड़ेगी। तो आज की परिस्थिति में एक बात तय हो गई है अमित शाह के पटना दौरे से कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बना रहेगा और इस गठबंधन के खिलाफ बीजेपी से अब आवाज़ें नहीं उठेंगी। उनको बता दिया गया है कि अब उनके ऊपर है। जो सार्वजनिक रूप से कहा उन्होंने शायद कि भाई ये शिकायती बच्चों की तरह हर समय शिकायत मत कीजिए, एक क्राई बेबी मत बनिए, आप अपना काम कीजिए, काम करके बताइए। तो अब देखना है कि भाजपा की बिहार इकाई किस तरह से काम करती है, इस संदेश को किस स्पिरिट में, किस भावना से लेकर काम करती है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में इन दिनों पिछले काफ़ी समय से संगठन के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये बात अमित शाह ने कही, ये बात जेपी नड्डा ने कही, ये बात संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी कही। उन सब ने माना कि संगठन के स्तर पर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो बहुत सफल और बहुत अच्छे हैं। रास्ता आगे का, भविष्य का यहीं से होकर जाता है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के लिए खास तौर से, क्योंकि वो संगठन आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, ये समझाकर अमित शाह गए कि आप ये मत समझिए कि इस रास्ते का कोई शॉर्टकट है, यही रास्ता अपनाना होगा। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है और मैराथन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।